क्या आप जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि आप खुद को बदलकर बेहतर कैसे बन सकते हैं? क्या आप हर चीज के बारे में अफसोस या बुरा महसूस करना बंद करना चाहते हैं? तो फिर ये समरी आपके लिए है। बेहतर जिंदगी जीने के लिए और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपको जो भी जानने की जरूरत है, आप इसमें पाएंगे। ये समरी आपको जिंदगी के बारे में और उसे कैसे जीना है, ये सिखाएगी। इस समरी में कई टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसमें आप आदत, रिश्ते, माइंड और बॉडी के बारे में जानेंगे। इससे आप सीखेंगे कि कैसे अपना और अपने आसपास के लोगों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाए। ये समरी ऑथर की कहानी के साथ शुरू होती है। आप सीखेंगे कि कैसे उन्होंने बुरा महसूस करने से बदलकर अच्छा महसूस करने के सीक्रेट को डिस्कवर किया। कई बार एक तरफा नजरिया होने के कारण आप अपनी प्रॉब्लम को देखने में फेल हो जाते हैं, लेकिन एक खास एंगल से देखकर आपको शायद अपनी और नेट की जिंदगी में कुछ समानताएं मिल सकती हैं। आपका माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ आपकी सोच से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड है। जानिए कि कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मूड पर असर डालती है और आप उसे कैसे हल्का कर सकते हैं। इस समरी में आप मोशन और इमोशन के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। जिंदा रहने के लिए इंसान की कई बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। उन सभी के बारे में जानिए कि आपको किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये समरी आपको वो माइंडसेट और स्ट्रैटेजी भी सिखाएगी जिसकी ज़रूरत आपको सेल्फ ग्रोथ करने के लिए चाहिए। सीखिए कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए और अपनी ज़िंदगी से कचरे को कैसे निकाला दिया जाए। आप जानेंगे कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम और पैसिव इनकम ज़रूरी है। रिश्ते ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बनाते हैं, लेकिन मीनिंगफुल रिश्ते बनाने के लिए आपको सही तरह के प्यार की ज़रूरत है। आप प्यार के अलग अलग लेवल्स के बारे में और उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना है, वो भी सीखेंगे। अगर आप ज़्यादा खुशियों से भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ये समरी आपको सही रास्ता दिखाएगी। इससे आप जान पाएंगे कि अच्छा महसूस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वेकिंग अप। सक्सेस बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आती है। ये हमेशा टॉप पर बने रहने और लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहने की फीलिंग के साथ आती है, जो इंसान को बहुत भारीपन या प्रेशर फील कराती है। देखा गया है कि अक्सर सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस और चिंता के शिकार हो जाते हैं। वो अपनी प्रोग्रेस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। इस बुक के ऑथर नेड डलास की भी यही परेशानी थी। वो अपने काम और बहुत से लोगों द्वारा उन पर डाले जा रहे प्रेशर को हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उस प्रेशर ने उन पर फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से असर डाला। अगर वो उससे उभरना नहीं सीख पाते तो वो आज अपनी नॉलेज पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होते। आइए स्ट्रेस और चिंता के बारे में नेड की कहानी को देखते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे वो अपने इमोशंस से उभरे, ताकि हम भी इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। नेड तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वो अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के रास्ते पर थे। वो दिन में एक डेंटिस्ट के रूप में डेंटल प्रैक्टिस करते और साथ में कई साइड बिजनेस को मैनेज करते, और रात में वो या तो अपनी स्टार्टअप कंपनी पर काम करते या अपने परिवार के साथ समय बिताते। नेड अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाने के काफ़ी नज़दीक थे। अपनी रफ्तार कम करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। अगर वो अभी अपनी स्पीड कम कर देते तो इतने समय से उन्होंने जो मोमेंटम बनाया था और जो बिजनेस हैंडल करते आ रहे थे, वो उसे खो देते। वो हर दिन पूरे 24 घंटे काम कर रहे थे। पहले कुछ महीने नेड ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो उन सब अचीवमेंट का मज़ा ले रहे थे जो उन्होंने अब तक कमाई थी। लेकिन कुछ महीने बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, शरीर में थकान रहने लगी। नेड अगले बिजनेस वेंचर के लिए लगातार स्ट्रेस्ड और चिंतित थे। उन्हें हर दिन सिर्फ 3 घंटे की नींद मिल रही थी और रात को उन्हें सोने में परेशानी हो रही थी। साथ ही उन्हें अक्सर माइग्रेन और डायरिया की प्रॉब्लम होने लगी। नेड का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब भी नेड किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो उनसे एक ही बात कहते कि वो इतने हेल्दी थे जितना एक इंसान को होना चाहिए, तो फिर वो इतना खराब महसूस क्यों कर रहे थे। नेड जानते थे कि उनके शरीर में कुछ तो गड़बड़ी है। उन्हें पता था कि वो बिना किसी कारण के इतना बुरा महसूस नहीं कर सकते थे, तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास गए। डॉक्टर यू वहाँ के सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे। वो ऐसे स्पेशलिस्ट थे जिनके पास ज़्यादातर लोग तब जाते थे जब उन्हें लगता था कि उनकी मदद कोई रेगुलर डॉक्टर नहीं कर सकता था। डॉक्टर यू से मिलते ही नेड ने अपने सिम्टम्स और तबीयत खराब होने की पूरी लिस्ट बतानी शुरू कर दी। उन्होंने सभी बीमारियों और वो कितने गैप में होती हैं, सब कुछ बताया। डॉक्टर यू ने नेड पर फिजिकल चेकअप के साथ साथ कई टेस्ट किए। आखिर में उन्होंने प्रॉब्लम का पता लगा लिया। डॉक्टर ने कहा,
मेरे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जो आपकी तरह महसूस करते हैं। उनके जो सिम्टम्स हैं और जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी जैसी ही हैं, और वो सभी सक्सेसफुल लोग हैं। नेड डरे हुए और नर्वस थे। वो कैंसर से लेकर टीबी तक हर बीमारी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डॉक्टर यू ने उन्हें जल्द ही भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नेड की प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा सिंपल थी, और वो थी स्ट्रेस और एंग्जाइटी, यानी घबराहट। नेड को आश्चर्य हुआ, स्ट्रेस और घबराहट, क्या यही वो चीज़ है जो पिछले कुछ महीने से मुझे इतनी तकलीफ दे रही है? उन्होंने यकीन ना करते हुए पूछा। डॉक्टर यू मुस्कुराए। उन्होंने नेड को बताया कि समय के साथ भारी या गहरे इमोशंस अक्सर खुद को फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखाने लगते हैं। डॉक्टर यू ने नेड को कुछ एंटी एंग्जाइटी और पेट की प्रॉब्लम के लिए कुछ गोलियां दी, लेकिन उनकी सलाह थी कि नेड थोड़ा ब्रेक लें और रिलैक्स करें। उन्हें कुछ समय के लिए अपने शरीर और दिमाग की सुनने की ज़रूरत थी। वो हर दिन लगातार काम कर रहे थे और इसे बंद करने की ज़रूरत थी, नहीं तो आने वाले दिनों में वो और भी खराब महसूस कर सकते थे। पहले दिन जब नेड ने दवाई ली तो उन्हें तुरंत नींद आ गई। उन्होंने दूसरे दिन सुबह इतना रिलैक्स्ड और फ्रेश महसूस किया कि काफ़ी समय बाद वो पहली बार सच में मुस्कुराए थे। एंटी एंग्जाइटी की दवाइयों का अपने शरीर और दिमाग पर असर देखने के बाद नेड ने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी शुरू की। उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, अपनी ज़रूरतों को समय देना, मेंटली और फिजिकली अपना ख्याल रखना शुरू किया। नेड हमेशा से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। स्ट्रेस और एंग्जाइटी रियल है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी उतने ही जानलेवा होते हैं जितना कोई फिजिकल बीमारी होती है। अपने शरीर को समझिए और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए। सक्सेस का इकलौता तरीका है खुद का ख्याल रखना। जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है। जागिए और देखिए कि जिंदगी में नाम कमाने, शोहरत और पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। जिंदगी शांति, खुशी और प्यार से भरी हुई है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि नेड ने ऐसा क्या डिस्कवर किया था जिससे उनकी जिंदगी जीते जागते नर्क से बदलकर स्वर्ग जैसी खुशनुमा बन गई थी। हमारा माइंड और बॉडी आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। माइंड जो भी सोचता है बॉडी वो महसूस करता है। ये हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। इंसान के इमोशंस उसके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। वो इमोशंस उसके करंट स्टेट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ माइंड का स्टेट नहीं है, ये इंसान के माइंड और बॉडी दोनों ही स्टेट के बारे में है। किसी इंसान के इमोशंस उसके करंट स्टेट पर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो आप खुश होते हैं, और अगर आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो आप नेगेटिव तरीके से व्यवहार करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए स्टेट के कॉन्सेप्ट और इंसान पर इसके असर को समझते हैं। जोआन और उनके बॉयफ्रेंड ब्रैड कंपनी कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। जब वो खाना खा रहे थे तो जोआन ने नोटिस किया कि एक सुंदर औरत ब्रैड की ओर देख रही है। वो औरत उनके बॉयफ्रेंड को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रैड की नज़र उस पर पड़ी ही नहीं थी। जोआन का रिएक्शन उनके अभी के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वो नेगेटिव फील कर रही होंगी तो ज़्यादा चांस है कि वो ब्रैड से बहस करेगी और घंटों झगड़ेगी, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली सोचेंगी तो वो इस घटना को पूरी तरीके से भूल जाएंगी और इसे अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ के रूप में देखेंगी। आप इंसान के बॉडी पॉस्चर और उनके बात करने के तरीके से ये तुरंत जान सकते हैं कि वो किस स्टेट में है। आमतौर पर लोग अपनी फीलिंग्स को अपने बॉडी लैंग्वेज और टोन से बताते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी बार के कोने में अकेला बैठा है। उसका सिर और कंधे दोनों नीचे झुके हुए हैं। वो अकेला ड्रिंक रहा है और दुखी लग रहा है। अब आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो खुश है? नहीं है ना? ये तो साफ पता चल रहा है कि वो दुखी है, लेकिन आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? आपने उससे बात तक नहीं की, आप बस उसे दूर से देख रहे हैं। असल में उसका बॉडी पॉस्चर बता रहा है कि इस समय वो दुखी है। इस एक्सपेरिमेंट से हम आसानी से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि माइंड और बॉडी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। जो माइंड महसूस करता है, बॉडी वही दिखाता है। आपको क्या लगता है कि कौन किसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? क्या माइंड एक इंसान में फिजिकल चेंजेस लाता है या बॉडी पॉस्चर इंसान के इमोशनल बिहेवियर पर असर डालता है? तो इसका जवाब है दोनों। बॉडी और माइंड दोनों ही एक दूसरे को आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार माइंड इंसान के बॉडी पॉस्चर को कंट्रोल करता है और कई बार बॉडी का पॉस्चर माइंड पर असर डालता है। एक स्टडी ने दिखाया है कि वो लोग जो अच्छा बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं उनमें कॉर्टिसोल कम होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। आप कुछ ऐसे पावरफुल पोज प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रोज आपकी स्टेट को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन आखिरकार आप पावरफुल पोज प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप इसकी शुरुआत सीधे खड़े होने से करते हैं। अपने कंधों को गिराने या झुकाने से बचिए।
आईने के सामने जाइए, खुद को देखकर मुस्कुराइए और मुट्ठी बांधकर हवा में पंच कीजिए। इससे आप अपने माइंड को यकीन दिला रहे हैं कि आपका बॉडी खुश, कॉन्फिडेंट और पावरफुल है, और आप इमोशनली भी ऐसे ही होना चाहते हैं। आपको पॉजिटिव स्टेट पाने के लिए सिर्फ अपने बॉडी पोस्चर पर फोकस नहीं करना है। आपका फिजिकल एस्पेक्ट इस पूरी तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा है। आपको अपने मेंटल एस्पेक्ट पर भी काम करने की जरूरत है। आपके इमोशंस पहले से तय नहीं होते। इसमें कुछ ऐसा है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर लोगों को अपने इमोशंस को मैनेज करने में मुश्किल क्यों होती है? इसका जवाब आसान है। उनकी आदतें उनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नामुमकिन बना देती है। पहली चीज जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए चाहिए वो है अवेयरनेस और डिसिप्लिन। इनके बिना आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर होना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कब दुखी होते हैं और आप उस दुख से निपटने के लिए कौन सी बुरी आदतों का इस्तेमाल करते हैं। अगला, आपको उन सभी बुरी आदतों को भूलना होगा और फिर ऐसी नई आदतें अपनानी होंगी जो आपको इनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकें। इस समय के दौरान आपको डिसिप्लिन और फोकस बनाए रखना है। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लगातार अप्लाई करके नई आदत डालनी होगी। नए पैटर्न्स फ्यूचर में नए मौकों का रास्ता खोलते हैं। ये आपको नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करने से रोकता है और जो आने वाला है उसके लिए अच्छा महसूस कराता है। नेगेटिव स्टेट आपको डर और गुस्से में जीने के लिए मजबूर करता है। ये आपको जिंदगी में गलत रास्ते चुनने का आदी बनाता है। जिंदगी आसान है अगर आप इसे बनने दे तो। खुश रहने के लिए आपको सिर्फ माइंड और बॉडी की ज़रूरत है। सीखिए कैसे अपने फ़ायदे के लिए उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना है। एक बार जब आप दोनों को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तब शांति का रास्ता पाना आसान हो जाएगा। Why we do what we do, human needs। इंसान अपने मोटिवेशन के कारण काम करते हैं। हम किसी चीज़ को इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर उसे पूरा करने का मोटिवेशन होता है। अपनी मोटिवेशन को समझना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप बेहतर क्यों बनना चाहते हैं तो आप बेहतर बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। ऑथर नेट ने एक बार सेमिनार अटेंड किया था। सेमिनार में उन्होंने इंसान की 6 बेसिक ज़रूरतों के बारे में जाना। ये ज़रूरतें सिर्फ कुछ लोगों की नहीं होती हैं, बल्कि ये सभी में एक जैसी होती हैं, चाहे उसकी उम्र, रेस या जेंडर कुछ भी हो। चलिए हम सभी को एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी ज़रूरत है सर्टेनिटी, यानी किसी चीज़ के बारे में पक्का होना या यकीन होना। लोग ज़िंदगी में सिक्योरिटी का एहसास चाहते हैं। हम सभी अपने तरीके से सेफ और सिक्योर महसूस करना चाहते हैं। कुछ लोग फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पक्का करने के लिए ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तों में टॉक्सिक होते हैं ताकि वो ये पक्का कर सकें कि वो कभी अकेले नहीं होंगे। हम सभी अपनी सर्टेनिटी की ज़रूरत से डील करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आप किस तरह की सर्टेनिटी पर फोकस करते हैं, ये तय करता है कि आगे चलकर आप किस तरह की ज़िंदगी जिएंगे। इंसान की दूसरी ज़रूरत है वैरायटी, जिसे अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ये पहले वाली ज़रूरत से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन मुझे कारण एक्सप्लेन करने दीजिए। क्या आप ऐसी दुनिया में फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड होंगे जहां हर चीज़ पहले से तय हो? नहीं ना। आप एक्साइटेड क्यों होंगे जब आपको पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है? लोग एडवेंचर चाहते हैं। ये उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। लोग अपनी वैरायटी की चाहत को अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। कुछ लोगों का तरीका सिंपल होता है, जैसे रेस्टोरेंट में हर हफ्ते नई डिश ट्राई करना। कुछ लोगों का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे अपनी ज़िंदगी का असली मकसद खोजने के लिए अपनी जॉब छोड़ देना। इंसान की तीसरी ज़रूरत है सिग्निफिकेंस, यानी महत्व। हर कोई स्पेशल महसूस करना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारी इज्जत की जाए और हमें अहमियत दी जाए। ज़्यादातर लोग इम्पॉर्टेंट होने की फीलिंग दूसरों से पाने की कोशिश करते हैं। वो अपने हर अचीवमेंट के लिए तारीफ पाना चाहते हैं। कई लोग प्रॉब्लम क्रिएट करके सिग्निफिकेंस खोजने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों का अटेंशन पाने के लिए उन्हें दुखी करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं या कुछ भी करते हैं। हमारे सिग्निफिकेंस चाहने की जो बेसिक इच्छा है वो हमारे अकेले होने के डर से आती है। सिग्निफिकेंट बनकर हमें ये एहसास होता है कि इस दुनिया में हम सच में कभी भी अकेले नहीं होंगे और हम किसी के लिए अहमियत रखते हैं। इंसान की चौथी ज़रूरत है प्यार और कनेक्शन। हर किसी की ये गहरी इच्छा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपना प्यार खोजें और रिश्ते बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ये दोस्ती या परिवार के प्यार से भी आ सकता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे। हम सब उन लोगों से जुड़ना और रिश्ता बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। पांचवी बेसिक ज़रूरत है ग्रोथ। हमारी गहरी इच्छा होती है कि हम लगातार बेहतर बनते रहें और इम्प्रूव करते रहें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। हमारी ये ज़रूरत हमें ग्रो करके बेहतर इंसान बनने देती है।
ये हमें सही फैसले लेने और ऐसी बुरी आदतें छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है जो हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। इंसान की आखिरी बेसिक ज़रूरत है कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। लोगों को तब अपना मकसद मिलता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने दूसरे की मदद की है। उन्हें ये जानकर अच्छा लगता है कि उनके एक्शंस ने दूसरों की ज़िंदगी पर असर डाला है। हर इंसान ऐसी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहता है जो उसके लिए अहमियत रखती है। हम दूसरों को इसलिए खुश करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। ये 6 ज़रूरतें सबके अंदर होती हैं। ये हमारे सिस्टम में बसी हुई हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 ज़रूरतों पर ही फोकस करते हैं। वो 2 ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और डिसीजन को बताती हैं। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन 6 ज़रूरतों में से 2 को चुनिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब सोचिए कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने क्या प्लान किया है। क्या आप उन्हें पाने के लिए अभी अच्छी आदतें अपना रहे हैं? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करते हैं। वो पूरा और ज़िंदा महसूस करने के लिए गलत आदतों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बुरी आदतों को पहचानिए और उन्हें अच्छी आदतों से बदल दीजिए। एक बार जब आप अपनी ज़रूरतों और मोटिवेशन को समझ जाते हैं तो नई आदतों को अपनाना आसान हो जाता है, जो आपको पुरानी आदतों की तरह ही संतुष्ट कर सकती हैं। हर चीज़ आपकी ज़रूरत से शुरू होती है। शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी इंसान को लत लग सकती है। चीज़ें खरीदने और उन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करने की संतुष्टि आपको कुछ समय के लिए तो खुशी दे सकती है, लेकिन कुछ समय बाद ये खुशी चली जाएगी और इसके बदले आपको और शॉपिंग करने की इच्छा होने लगेगी। ये नाखुश या असंतुष्ट होने का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर करने लगता है। अनजाने में ये व्यवहार आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये आप पर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एक्स्ट्रा बोझ डालता है। बहुत सारा सामान होने का मतलब है कि आपके पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी। इससे काम बढ़ता है, ये जगह को घेरता है और आपका इसमें बहुत पैसा और समय खर्च होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आपके घर में बहुत सारा सामान होता है तो आपको साफ सफाई करने में ज़्यादा समय लगता है? आप चीज़ों को यहाँ से वहाँ करते हैं ताकि आप ये पक्का कर पाएं कि वो साफ़ हैं, और उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप फर्नीचर खरीदते हैं। बाहर जाने के लिए तैयार होने में आपको बहुत समय लगता है क्योंकि आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दूसरे इवेंट्स के लिए आपको और भी कपड़ों की ज़रूरत है। ये मटीरियल चीज़ें आपको नीचे खींचती हैं। आपको खुशी देने के बजाय ये आपकी मालिक बन जाती हैं। इन्हें देखभाल और आपकी ज़िंदगी में जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आपके घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है। आपने उन्हें ये सोचकर खरीदा होगा कि आप उसे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। इंसान कुछ चीज़ें लोगों को दिखाकर इम्प्रेस करने के लिए या महंगी होने के कारण भी खरीद लेता है। अपने रूम में जाइए और सभी चीज़ों को चेक कीजिए। इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो आपने पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल की हैं? आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ ऐसी हैं जिन्हें आपने सिर्फ उनसे जुड़ी यादों के कारण रखी हुई हैं। इन चीज़ों की जो इमोशनल वैल्यू है वो आपको इनसे छुटकारा पाने से रोकती है। लेकिन इन चीज़ों को पकड़े रहने से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही होता है। अगर चीज़ें आपको रोक रही हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने घर को साफ करने और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखने से आपकी ज़िंदगी में सुकून और ऑर्डर आएगा। पर्जिंग का मतलब होता है उन चीज़ों को जाने देना जो आपके काम नहीं आएंगी। आपको इन चीज़ों को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इन्हें डोनेट कर सकते हैं। आप इन्हें अपने दोस्तों, परिवार, अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। मिनिमलिज्म यानी कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल कर ज़िंदगी को सिंपल रखना आपकी ज़िंदगी में शांति, ऑर्डर, एनर्जी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन लाता है। काम में बिजी और स्ट्रेसफुल दिन बिताने के बाद आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, और रिलैक्स करने के लिए साफ और ऑर्गेनाइज्ड घर से बेहतर क्या हो सकता है। ऐसी जगह जो खुली हो और जहां कम से कम सामान हो, वो आपको ज़्यादा क्लियरली सोचने में मदद करता है। बिखरा हुआ और बेकार की चीज़ों से भरा हुआ घर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रेस लेगा। आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि आप उन्हें अपने घर में मैनेज, क्लीन और फिट कैसे करें। आप दिन भर काम के दौरान ये तो नहीं सोचना चाहेंगे कि शाम को थक हार कर आपको बिखरे हुए सामान से भरे घर में जाना होगा। आपको सामान हटाने का काम रातों रात करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे धीरे धीरे कर एक दिन में एक चीज़ हटाकर कर सकते हैं। ऐसा करते रहने से आपको इसकी आदत हो जाएगी और ये आपकी खरीदने की आदत पर भी असर डालेगा। पिया को अपनी ज़िंदगी से भारीपन महसूस हो रहा था। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहती थी जहां वो क्लियरली सोच सके। उसका घर उन फर्नीचर और चीज़ों से भरा था जो बचपन से उसके पास थे। उनके स्टोर रूम में इस्तेमाल न होने वाली चीज़ों के डब्बे भरे हुए थे,
हालांकि पिया ने इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, फिर भी वो फंसा हुआ महसूस करती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो उसे पीछे खींच रही थीं। सब कुछ तब बदल गया जब उसने मिनिमलिज्म के फायदे के बारे में पढ़ा। अगले ही दिन उसने अपना घर साफ करना शुरू किया। उसने स्टोर रूम में पड़े डब्बों को एक फाउंडेशन में भेज दिया। उसने अपने घर में सजाने के कई सामान को डोनेट भी किया। उसने वो कपड़े भी निकाल दिए जो वो नहीं पहनती थी। 1 महीने की पर्जिंग के बाद पिया को महसूस हुआ जैसे वो एक नए घर में आ गई है। ये ज़्यादा साफ, सिंपल और रिफ्रेशिंग जगह बन गई थी जहां उसे रिलैक्स महसूस होता था। इस घर को अब साफ और मेंटेन करना आसान हो गया था। अब उसके पास एक्सरसाइज या हॉबीज के लिए एक एक्स्ट्रा रूम था। पिया की जिंदगी बदल गई थी। अब उसे ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो फंस गई है। उसके घर ने उसे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने का कॉन्फिडेंस दिया। पुरानी चीज़ों को हटाकर उसने अपने लिए नए दरवाजे खोल दिए थे। पर्जिंग और मिनिमल होना सिर्फ चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, आप इसे अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इंटरेस्ट और करियर अलग होने के कारण आप अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। ये पूरी तरह नॉर्मल है। आपको ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए प्रेशर महसूस नहीं करना चाहिए जिनका गोल आपके साथ मैच नहीं होता। लोगों को जाने देना सीखिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में मौक़ों और ग्रोथ के लिए नए दरवाजे खोलता है। जाने देना को ऐसा होना नहीं चाहिए जिससे आपका दिल टूट जाए। फल देने वाले पेड़ को भी काट छांट की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे पके हुए फल दे सके। ये ज़रूरी है कि आप उसकी अनचाही शाखाओं और सूखे पत्तों को काट दें ताकि वो फल पैदा करने पर फोकस कर सके। वो शाखाएं और पत्ते सड़े हुए नहीं थे, लेकिन वो पेड़ की ग्रोथ में रुकावट डाल रहे थे। इसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों और लोगों को जाने देना चाहिए ताकि आपके बेहतर वर्जन के लिए जगह बन पाए। कैश फ्लो स्टेट्स। मनी, पैसा दो धारी तलवार बन सकता है। आप पैसे की कमी के कारण अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते और ज़्यादा पैसा जलन, गुस्सा और लालच की ओर ले जाता है, जिससे लोग और भी ज़्यादा पैसा पाने के लिए गलत चीज़ें करते हैं। पैसा रिश्तों को बनाया बिगाड़ सकता है। कितनी ही ऐसी शादियां और परिवार हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण टूट गई हैं। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के कारण अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाए। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि कैसे पैसा बहुत से लोगों के स्ट्रेस, बेचैनी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। हमने खुद ने भी तो पैसे से जुड़ी परेशानियों को एक्सपीरियंस किया ही है। इनमें से कई प्रॉब्लम का मेन कारण लोगों की अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने की इच्छा होती है, लेकिन लोग शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुशियों को सैक्रिफाइस और कुछ समय की तकलीफ झेलना नहीं चाहते। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। वो वेल्दी रहकर अपने सक्सेस को मेंटेन करते हैं, लेकिन कई बार लोग अमीर बनने पर फोकस करते हैं और अपने लॉन्ग टर्म स्टेट के बारे में भूल जाते हैं। अमीर होना और वेल्दी होना एक नहीं होता है। वेल्दी का मतलब है भरा पूरा होना, संपन्न होना। ज़्यादातर लोग इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इन दोनों के बीच का फ़र्क सीखना होगा। अमीर होने का मतलब है आपके पास अभी बहुत सारे पैसे हैं। कोई भी अमीर बन सकता है। आपके पास सिर्फ कैश होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके खर्चे आपके फंड से ज़्यादा है। वहीं वेल्दी होने का मतलब होता है लगातार अमीर बने रहना। इसमें आपके पास इतने एसेट्स होते हैं कि आपके काम ना करने के बाद भी वो आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। आपका माइंडसेट वेल्दी बनने पर फोकस होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाइए। साथ ही इमरजेंसी और एंजॉयमेंट के लिए अलग से पैसे रखिए। पैसा आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, शांति, सिक्योरिटी और आज़ादी लाता है। आप ये स्टेट तब हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी कमाई का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें और सही इन्वेस्टमेंट करें। हर दिन अपने काम में पूरी मेहनत कीजिए। जब आप अपने काम में अच्छे हो जाएंगे तब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगेगा और ये आपके ऊपर है कि आप उस समय का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अपने समय को एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए या कोई नई चीज़ सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे कमाने के हर मौके को पकड़ लीजिए। पैसे कमाने का एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम। हर पल को इम्पॉर्टेंट बना लीजिए। सोते हुए भी पैसे कमाते रहिए। आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जब आप काम ना भी कर रहे हों तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के कारण आपका पैसा बढ़ता रहे। साथ ही आप अपनी क्रिएटिविटी को भी पैसिव इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर्स या इन्वेंटर्स अपने उस काम के लिए रॉयल्टी कमाते हैं जो उन्होंने सालों पहले किया था। अपनी कमाई को अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आखिरी स्टेप नहीं है। यहाँ सबसे ज़रूरी काम है अपने खरीदने के फैसले को कंट्रोल करना। आपके पास जो कुछ है उसमें जीना सीखिए और आप देखेंगे कि कैसे आपका पैसा जमा होता जाता है। अगर आप सिर्फ वही खरीदेंगे जिसकी आपको सच में ज़रूरत है तो आप आगे चलकर उसके फ़ायदे देखेंगे। इसका मतलब अपनी इच्छाओं या ज़रूरतों को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें तब तक के लिए पोस्टपोन करना है जब तक आपको ये भरोसा ना हो जाए कि आप उसे वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं।
जॉन एक ऑफिस में काम करते हैं। आप उन्हें कॉर्पोरेट गुलाम बुला सकते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद उन्होंने जो भी पैसे कमाए हैं उसे फ्यूचर की चिंता किए बिना वो खुले हाथों से खर्च करते हैं। अपना 30th बर्थडे मनाते हुए जॉन को एहसास हुआ कि वो बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने फैमिली प्लानिंग, सेटल होने और अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गई और उन्होंने अपने खर्चे की आदत में भी कटौती की। अब वो अपना समय पार्टी करने और शॉपिंग करने में बिताने के बजाय इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने या फिर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके खोजने में बिताते हैं। जॉन में पैसिव इनकम कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के साथ एक नया वेंचर भी शुरू किया। जब जॉन 40 के हुए तब तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई थी। अब वो छुट्टी ले पाते हैं और कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लेते हैं। अब रिटायरमेंट का ख्याल उन्हें नहीं डराता, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हैं। लेवलिंग अप, रिलेशनशिप्स। कई लोगों को दूसरों के साथ कनेक्शन या करीबी रिश्ता बनाने में बहुत मुश्किल होती है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए मीलों दूर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आसान बना दिया है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन इतने सारे लोगों से घिरे होने के बाद भी हम अकेला महसूस करते हैं। लगता है ऑनलाइन कनेक्शन हमें वो रिश्ते देने के लिए काफ़ी नहीं जिसकी हमें ज़िंदगी में ज़रूरत है। शांति, खुशी से भरी, मीनिंगफुल जिंदगी के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप का होना बेहद ज़रूरी है। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी के बुरे समय में भी आपका साथ देने के लिए कोई ना कोई है। प्यार और कनेक्शन की ताकत जादुई होती है। ध्यान दीजिए, जब हमारे समाज पर नेचुरल कलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब क्या होता है? लोगों का नरम और प्यार भरा साइड बाहर आ जाता है। एक दूसरे की मदद करने के लिए आप साथ खड़े हो जाते हैं। इस दुर्घटना के जरिए पड़ोसियों के बीच एक मीनिंगफुल रिश्ता बन जाता है। इस समय के दौरान कंपटीशन या जलन की भावना चली जाती है। इसके बजाय लोग मदद करने और अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपको अपना प्यार और हमदर्दी दिखाने के लिए किसी दुर्घटना की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपको प्यार देने से पहले लोगों की तकलीफ अपनी आंखों से देखने की जरूरत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अकेले तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। दूसरे आपके साथ रहने और तकलीफ झेलने के लिए तैयार हैं। बस एक बार प्यार को अपनी जिंदगी में आने दीजिए, तब आपको एहसास होगा कि आप कितने मजबूत और खुश हो सकते हैं। प्यार एक चॉइस है, ये यूं ही या इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो इसका जवाब है, पहले इसे खुलकर बांटिए। रिश्ता चाहे जो भी हो, प्यार का फॉर्मूला एक ही रहता है। खुलकर प्यार बांटिए तो आपको प्यार मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। जब आप स्ट्रेस्ड, टूटे हुए या थके हुए होते हैं तो दूसरों को प्यार देना मुश्किल होता है। अपनी तकलीफों में डूबे रहने से प्यार की इंपॉर्टेंस को देखना मुश्किल हो जाता है। प्यार सैक्रिफाइस करने और दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में है। आइए रिश्तों में अलग अलग तरह के प्यार को समझने के लिए आपके प्यार के लेवल को देखते हैं। प्यार का पहला लेवल, एलिमेंट्री फॉर्म। ये सिर्फ खुद पर और आपको उस रिश्ते से क्या फायदा हो सकता है उस पर फोकस्ड होता है। इसमें आप लालची और मतलबी बन जाते हैं, जिससे कोई भी रिश्ता आसानी से टूट जाता है। प्यार का दूसरा लेवल पहले लेवल की तरह ही है, लेकिन अब इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट है। इसमें थोड़ी करीबी होती है, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाला आपकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। आप इसे मोल भाव करने से कंपेयर कर सकते हैं, जहां आप उसे तभी प्यार देते हैं जब सामने वाला भी आपको प्यार देता है। प्यार का तीसरा लेवल इसके पहले लेवल से अलग है, क्योंकि ये मतलबी नहीं होता। इसका फोकस सामने वाले पर होता है, बदले में उनसे बिना कुछ पाने की उम्मीद के। इसमें प्यार खुलकर दिया जाता है। यह आपके रिश्तों में ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनाता है। आखिरी लेवल, प्यार का चौथा लेवल, नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि इसमें प्यार को सभी को समान रूप से दिया जाता है। मदर टेरेसा का सभी इंसानों के लिए प्यार इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो हर इंसान को भाई और बहन के रूप में देखती थीं, जो बिना किसी शर्त के प्यार पाने के लायक है। अब जब आप एक रिश्ते में प्यार के अलग अलग लेवल्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ गए हैं, तो आप अपने प्यार का खुद हिसाब लगा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए इन रिश्तों की मदद ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, प्यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये आसान होता है, क्योंकि आपको इसे सिर्फ देना होता है। प्यार देने से पहले कोई शर्त या ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप प्यार देंगे, तब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी आज़ाद और खुशियों से भरी हुई बन जाएगी। आप हर चीज़ और हर इंसान का पॉजिटिव साइड देखने लगेंगे। आप गुस्से, बदले या कड़वाहट के बारे में नहीं सोचेंगे। ल्यूकस वेकेशन पर थे। इस ट्रिप के दौरान उनके पास मेडिटेशन करने और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए बहुत सारा वक्त था। शुरुआत में वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने समय का क्या करें।
क्योंकि वो जंगली इलाके में फंसे हुए थे तो उनके पास चुपचाप बैठकर शांति से नेचर के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक एक करके अपने रिश्ते और उनके बॉन्ड को एनालाइज करना शुरू किया। उनके रिश्ते में जो हुआ था उसके लिए सामने वाले पर इल्जाम लगाने के बजाय ल्यूकस ने खुद से पूछा कि उन्होंने उस रिश्ते के लिए क्या किया था। उन्होंने अकेले बैठकर ये सोचा कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा खराब किया था। ये एहसास होने के बाद उन्होंने बचे हुए समय में दूसरे रिश्तों को चुना और उनके लिए प्रार्थना की। ल्यूकस ने इन लोगों को और गहराई से समझने की कोशिश की। ल्यूकस की ही तरह उन लोगों को भी दर्द भरा एक्सपीरियंस हुआ था, जिसके कारण उन्होंने वैसी हरकत की थी। इसके बाद ल्यूकस के अंदर और ज्यादा हमदर्दी और दया आ गई थी। जब ल्यूकस अपनी ट्रिप से घर लौटे तो वो उन सभी लोगों से मिले जो उन्हें याद थे और उन्होंने उनके साथ बेहतर तरीके से व्यवहार करना शुरू किया। उनकी जिंदगी और सुकून से भरी हुई और रोशन हो गई थी। उन्होंने ऊंचे लेवल का प्यार करने का फैसला किया। उन्होंने इस बात पर फोकस करने के बजाय कि उन्हें अपने रिश्तों से क्या मिल रहा है, इस बात पर फोकस किया कि वो इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं।